17 सितंबर की दोपहर करीब 3 बजे का वक्त था। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन को कॉल किया। गैलेंट ने बताया कि लेबनान में एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है और ठीक 30 मिनट के बाद यानी दोपहर करीब 3:30 बजे का वक्त था, लेबनान की राजधानी बैरूत के एक सुपरमार्केट में खड़े शख्स की जेब में रखे पेजर ने बीप किया। शख्स ने अपना पेजर निकालने के लिए हाथ जेब में डाला। जिस शख्स की जेब में यह पेजर था वो उसे निकाल पाता उससे पहले ही उसकी जेब में एक तेज धमाका होता है और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले शख्स जमीन पर गिर पड़ा जो दर्द से कराह रहा था। सुपरमार्केट में मौजूद लोगों ने शख्स की मदद के लिए आनन फानन में एम्बुलेंस को बुलाया, उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन अस्पताल में घायल मरीजों की लाइन लगी थी। लोग घायलों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे थे। घायल दर्द से करा रहे थे। किसी की कमर में घाव था तो किसी की जांघ में गहरे जख्म, किसी का चेहरा जला था तो किसी की आंखें खराब हो चुकी थी। हालात इतने खराब थे कि किसी की तो किडनी तक बाहर आ गई थी। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जिसके बाद खबर फैली कि लेबनान में पेजर फट रहे हैं। खबर ने विस्तार लिया और पता चला कि पूरे लेबनान में करीब 3000 पेजर और वॉकी टॉकी फटे हैं और लेबनान पर सबसे बड़ा और खुफिया हमला किया गया है। आरोप इजराइल पर थे, लेकिन क्या इजराइल हमला कर सकता था? अगर हां, तो कैसे रची गई इतने खुफिया हमले की साजिश जिसे देख पूरी दुनिया हैरान थी? आज बात इसी की करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक डिजिटल। हमले को लेकर यह साफ नहीं हो पा रहा था कि कैसे पेजर से अटैक किया जा सकता है। यह प्लान्ड है या किसी और कारण से पेजर फट रहे हैं। शाम तक आंकड़ा सामने आया, करीब 3000 पेजर फटे हैं, जिसमें 2800 लोग घायल हुए हैं और करीब 12 लोगों की जान जा चुकी है। ये गैजेट फटने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। पेजर फटने के बाद अगले दिन वॉकी टॉकी फटने लगे। इस हमले में करीब 14 लोगों की जान चली गई। अब यह बात तो पूरी तरीके से पक्की हो चुकी थी कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस हमले में दावा यह भी किया गया कि वो ज्यादातर लोग निशाने पर थे जो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, इस हमले में हिजबुल्लाह का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क तबाह हो गया था। अब सवाल था कि आखिर कौन है जो ये हमले करवा सकता है, और शक की सुई घूमी हिजबुल्लाह के नंबर 1 दुश्मन इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की ओर। लेकिन सवाल यह था कि आखिर कैसे मोसाद इस हमले को अंजाम दे सकता है और क्या किसी पेजर में विस्फोटक लगाया जा सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह सिर्फ हमलों के लिए चिंतित नहीं था। इससे यह भी साफ हो रहा था कि मोसाद की जो पहुंच है हिजबुल्लाह के संगठन में आखिर कितने अंदर तक पहुंच चुकी है। लेकिन मोसाद ने यह सब कैसे किया? 1990 के दशक में हमास के सीनियर मेंबर याह्या अय्याश ने इजराइल की नाक में दरअसल दम कर रखा था। उस पर मेहोला जंक्शन ब्लास्ट हो, अफूला बस स्टॉप ब्लास्ट हो, यरूशलेम बस स्टॉप ब्लास्ट को अंजाम देने के गंभीर आरोप लगे थे, जिसमें करीब 60 लोगों की जान चली गई थी। उसे पकड़ने के लिए लगातार जो इजरायली एजेंसियां वो लगी हुई थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। अय्याश को ठिकाने लगाने के लिए वहां की यानी इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसी है शिन बेत, उसने एक खास तरीके का ऑपरेशन प्लान किया। इजरायली एजेंसी को यह बात पता थी कि उन दिनों याह्या अय्याश अपने बचपन के दोस्त ओसामा हमद के घर काफी आता जाता रहता था। इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेत के पूर्व निदेशक काम गिलोन कहते हैं कि 1996 में हमद के चाचा को लाइन अप कर लिया गया, जिसके जरिए हमद के घर पर एक सेलुलर फोन लगाया गया। हमद के चाचा को यह बताया गया कि इसके जरिए हमद की बातचीत सुनने का हमारा प्लान है। लेकिन एजेंसी ने जो साजिश जो रची थी वो और भी ज्यादा गहरी थी, क्योंकि इसमें 15 ग्राम आरडीएक्स भी लगाया गया था। रोज की तरह याह्या अय्याश हमद के घर पहुंचा। हमद के घर लगाया गया फोन बजा। अय्याश को बताया गया कि उसके पिता का फोन है। अय्याश ने पिता से बात करने के लिए फोन अपने कान पर लगाया और तभी जोर का धमाका हुआ। अय्याश जमीन पर पड़ा था। उसकी मौत हो चुकी थी क्योंकि रिमोट से बटन दबा धमाका किया गया था। इस धमाके ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। इसके बाद हिजबुल्लाह ने फैसला लिया कि हिजबुल्लाह अपने कम्युनिकेशन के लिए किसी भी तरह के फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसकी जगह सैटेलाइट फोन या फिर रेडियो वेव पर चलने वाले पेजर का इस्तेमाल होगा। दरअसल पेजर एक तरह का एक गैजेट है। पहले मोबाइल से आने से पहले पेजर का इस्तेमाल भारत में भी खूब होता था। मैसेज भेजने के लिए इसमें रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता था। इसे बेस स्टेशन पर लगे ट्रांसमीटर के जरिए
ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इसे हिजबुल्लाह जैसे जो संगठन है वो बातचीत के लिए बेहद सिक्योर माध्यम मानते हैं, जिसे आसानी से सुरक्षा एजेंसियां ट्रेस भी नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, इसे एक बार चार्ज करने पर कई हफ्तों तक लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जीपीएस और आईपी एड्रेस भी नहीं होता है, जिससे इससे ट्रेस कर पाना लगभग सुरक्षा एजेंसियों के लिए असंभव सा हो जाता है। लेकिन अब बात आखिर की, ये आरडीएक्स लगे पेजर कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों तक पहुंचे। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि जिन पेजर्स में धमाके हुए वो ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो के पेजर हैं, जिनका मॉडल AR924 है। ये पेजर IP67 रेटिंग के साथ आता है, इसीलिए धूल और मिट्टी और पानी से भी इसे सुरक्षित माना जाता है और साथ ही एक बार चार्ज करने के बाद पेजर की बैटरी तकरीबन 85 दिनों तक चल सकती है। ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के मुताबिक 2022 से लेकर 2024 तक गोल्ड अपोलो कंपनी ने 2.5 लाख से ज्यादा पेजर्स एक्सपोर्ट किए थे और AR924 मॉडल के करीब 5000 पेजर इसी साल लेबनान भी भेजे गए थे, जिसके बाद कंपनी पर सवाल उठे। कंपनी की मिली भगत इजराइल के साथ है, लेकिन कंपनी के फाउंडर सुचिंग कुआंग ने बताया कि कंपनी ने इन पेजर्स को खुद नहीं बनाया, बल्कि इसका ठेका बुडापेस्ट की BAC कंसल्टिंग KFT कंपनी को 3 साल पहले दिया गया था और माना गया कि यही गड़बड़ी की शुरुआत हुई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि BAC कंसल्टिंग KFT के असेंबली लाइन को इसी दौरान इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और उसके यूनिट A200 ने क्रैक किया। दावा किया जा रहा है कि यह इजराइल की शेल कंपनी थी, जिसके जरिए पेजर में विस्फोट प्लांट किए गए। विस्फोटक ट्रिगर करने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और फिर यही कस्टमाइज्ड पेजर हिजबुल्लाह को सप्लाई करने के लिए लेबनान भेज दिए गए। अब सवाल ये कि कैसे इजराइल ने इस असेंबली लाइन को तोड़ा। दरअसल पेजर सप्लाई में ताइवान, हंगरी और बुल्गारिया की कई कंपनियों के नाम सामने आए। ताइवान की गोल्ड अपोलो ने हिजबुल्लाह को सप्लाई किए जाने वाले पेजर का ठेका BAC कंसल्टिंग को दरअसल दिया था। यह कंपनी 2022 में हंगरी में रजिस्टर हुई। इसकी वेबसाइट पर कंपनी का एड्रेस बुडापेस्ट का है। यही एड्रेस कई और कंपनियों में इस्तेमाल किया हुआ है। वहीं BAC कंसल्टिंग की चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिस्टियाना बासनी की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो उनकी कंपनी ताइवान की गोल्ड अपोलो के साथ काम करती है। वहीं जब कई न्यूज एजेंसीज को बासनी से बात की तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो पेजर नहीं बनाती। वहीं दूसरा नाम बुल्गारिया की एक और कंपनी का सामने आ रहा है, नॉटी ग्लोबल लिमिटेड का, जिसने हिजबुल्लाह को सप्लाई किए जाने वाले पेजर्स जो है बनाए थे और दावा है कि यही इजराइल की एक शेल कंपनी भी है, जिसके मालिक रिंसन जोन्स हैं, जो कि एक भारतीय मूल के हैं और वायनाड में उनका जन्म हुआ है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने 2022 से ही इस हमले की योजना बनानी शुरू कर दी थी। इसके लिए 3 शेल कंपनियां बनाई गई और इन कंपनियों के रिकॉर्ड में दिखाया गया कि ये लंबे समय से पेजर मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, जिसकी वजह से इस ठेके को लिया जा सके। वहीं एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि इस हमले की पूरी तैयारी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली आर्मी की यूनिट A200 ने बनाई थी। दरअसल यूनिट A200 इजरायली आर्मी की एक बेहद खास यूनिट है। इसकी तुलना अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA और ब्रिटेन की गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स GCHQ से भी की जाती है। दरअसल 1948 में जब इजराइल अस्तित्व में आया तब इस यूनिट को भी बनाया गया था। इजराइल इस यूनिट का जो इस्तेमाल है वो कई हाई प्रोफाइल और खुफिया ऑपरेशंस को साइबर वॉर के लिए इस्तेमाल करता है। ये यूनिट अमेरिका की NSA के साथ मिलकर भी काम करती है। ये बातें कई बार सामने आई हैं। वही मसला सिर्फ पेजर या फिर वॉकी टॉकी फटने का नहीं, मसला यह है कि इजराइल की पैठ हिजबुल्लाह के कितने अंदर तक गहरी हो चुकी है। उसे पता था कि 5000 पेजर का ऑर्डर दिया गया और कौन इसकी सप्लाई करेगा। जैसे हमले पिछले कुछ वक्त में हुए हैं, इजराइल ने हिजबुल्लाह को लेकर जो हमले किए हैं वो बताते हैं कि हिजबुल्लाह का जो बैंड है वो पूरी तरीके से इजराइल ने बजा दिया है। पिछले महीनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास के कई बड़े कमांडर्स को पूरी तरीके से ढेर कर दिया। जैसे फुआद शुक्र हिजबुल्लाह का कमांडर, 30 जुलाई को उसे मारा गया बैरूत के दक्षिणी इलाके में। वहीं इजरायली एयर स्ट्राइक में से ढेर किया गया था। मोहम्मद नासिर की बात कर लीजिए, हिजबुल्लाह कमांडर, 3 जुलाई को इजरायली एयर स्ट्राइक में इसको भी मारा गया। तालेब अब्दुल्ला जो हिजबुल्लाह कमांडर था, उसे 12 जून को इजराइल के एयर स्ट्राइक में मार दिया गया। मोहम्मद दफ जो कि हमास का कमांडर है, उसे 13 जुलाई को गाजा में इजरायली हमले में मारा गया। यहां तक कि इस्माइल हानिया जो हमास चीफ था, उसे भी 31 जुलाई को ईरान में एक मिसाइल अटैक में ढेर कर दिया गया। इन हमलों से परेशान हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह जो चीफ भी है,
उसने तो यहां तक कह दिया कि स्मार्टफोन ही हमारे दुश्मन है। अपने एक भाषण में उसने कहा कि इजराइल को अब एजेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, वो अब आपकी जेब में है। मोबाइल फोन घातक इजरायली एजेंट है। हसन नसरल्लाह के बयान के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के लोग स्मार्टफोन तेजी से छोड़ने लगे। अब ये कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन कैसे ये अटैक हुआ, आगे भी इसको लेकर कई किस्से आते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, इजराइल आखिर क्या इतना ताकतवर हो चुका है कि वो पेजर अटैक जैसे हमले को, हिजबुल्लाह जैसे संगठन को पूरी तरीके से, इतनी खुफिया तरीके से खत्म कर सकता है, दफन कर सकता है? और इजराइल की ये ताकत है जिसे पूरी दुनिया अब महसूस कर रही है। कमेंट बॉक्स में जाकर आपको जरूर बताना है। धन्यवाद। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक डिजिटल।